फ्रेंड्स इसमें हमारा जो जो परक्यूजिट्स है वो है टैक्स परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय, जैसे विशिष्ट जो कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ, ठीक है ना। जो स्पेसिफिक जो विशिष्ट जो कर्मचारी है उसके लिए कर योग्य जो अनुलाभ कौन कौन से हैं वो है, फर्स्ट है निम्न कर्मचारी की विशिष्ट कर्मचारी कहलाते हैं। जो कौन कौन से कर्मचारी है वो स्पेसिफिक कर्मचारी कहलाते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है इसमें, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है वो क्या होगा हमारे लिए स्पेसिफिक एम्प्लॉय होगा। सेकंड क्या है, ही हैज़ द सब्सटेंस इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द 20% मोर इज द एम्प्लॉय कर्णकारी, वह है नियोक्ता कंपनी में सारवान हित यानी 20% उससे अधिक यदि मताधिकार वोटिंग राइट्स रखता है तो उसके लिए क्या होगा, वो भी क्या हमारे लिए क्या होगा स्पेसिफिक कर्मचारी होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या देखा है इसमें है, ही हैज़ इनकम फ्रॉम सैलरी फ्रॉम मोर देन 50,000, जो वेतन से आय यदि इनकम फ्रॉम सैलरी यदि उसकी कितनी है 50,000 से अधिक है जिस एम्प्लॉय की, वो हमारे लिए क्या होगा स्पेसिफिक एम्प्लॉय कहलाएगा, ठीक है ना। याद रखें स्पेसिफिक एम्प्लॉय क्या क्या हमने कंसिडर किया है, वो क्या है कंपनी का डायरेक्टर हो या कि जिसका वोटिंग राइट्स कितना हो कंपनी में 20% या उससे अधिक हो, ठीक है ना, 20% से अधिक हो या 20% हो। थर्ड हमने क्या बताया, जिसका इनकम फ्रॉम सैलरी से कितनी इनकम हो तो उसकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उससे यदि उसकी 50,000 यदि उसकी या 50,000 से अधिक यदि उसकी क्या हो इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकम हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्पेसिफिक एम्प्लॉय के अंदर उसको क्या करेंगे कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखो इसमें एजुकेशन फैसिलिटी जो क्या हो गए स्पेसिफिक जो एम्प्लॉय है उसके लिए एजुकेशन फैसिलिटी के लिए हमने क्या किया है इसमें, इफ़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओन एंड मेंटेन बाय द एम्प्लॉय, यदि शिक्षण संस्थान नियोक्ता द्वारा यदि संचालित है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो फीस चार्ज बाय द अदर सिमिलर इंस्टीट्यूट ऑफ द सिमिलर लोकेशन विल बी टैक्सेबल, बट इफ द सेम ऑफ द अप टू 10 पर मंथ पर चाइल्ड देन सेम विल बी एडजेम्प्ट, यानी आसपास के क्षेत्र में वैसे ही संस्थान जहां वसूल की जाने वाली फीस कर योग्य होगी, परंतु यदि फीस 1,000 प्रति माह प्रति बच्चे तक ही हो तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। देखो इसमें क्या बता रखा है, यदि कोई भी शिक्षण संस्थान है एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है यदि वो एम्प्लॉयर का है तो उस केस में हमें क्या बता रखा है, उस केस में हमें बता रखा है कि उसको वहाँ की जो नज़दीक की वहीं की स्थान की यदि वहाँ की नज़दीक की क्या हो रही है कोई भी वहाँ की जो नज़दीक की कोई भी स्कूल है वह उसकी सेम जितनी उसकी टैक्सेबल होगी फीस वहाँ जितनी हो उसमें टैक्सेबल हम कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि उसकी जो फीस है वो पर मंथ 1,000 रुपये प्रति बच्चे तक है तो उसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, यानी वो क्या होगी फुली एडजम्प्ट होगी, ठीक है। इन एनी अदर केस यानी अन्य दशा में एक्चुअल एक्सपेंस इंक्लूड बाय द एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल, नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय का प्रयोग होंगे। यदि कोई भी इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है यदि वो नियोक्ता का नहीं है तो उस केस में हम कैसे करेंगे, जो नियोक्ता द्वारा जो वास्तविक में जो भुगतान करेगा ना फ्रेंड्स वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा, ओके। स्कॉलरशिप या देखो ये दिख रहा है ना कौन सा आगे ये नोट दे रखा है कि स्कॉलरशिप पेड बाय एम्प्लॉयर, कोई भी स्कॉलरशिप कौन पेड कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर यदि पेड करेगी नियोक्ता कोई भी स्कॉलरशिप बच्चे के स्कॉलरशिप को यदि पेड कर रहा है तो हमारे लिए क्या होगा फुल्ली एडजम्प्ट। हमने जो फुल्ली एडजम्प्ट जो परक्यूजिट्स है उसके अंदर भी हमने आपको कंसिडर किया था ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा ही बच रहा है हमारे ज़्यादा नहीं अब, ठीक है ना। ये क्या है, अगला है कोई भी गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, यानी गैस पानी और बिजली की सुविधा कोई भी एम्प्लॉय यदि एम्प्लॉय को देता है तो इफ़ सेम द प्रोवाइड द ओन सोर्स, यदि ये सभी नियोक्ता अपने ही स्रोत से उपलब्ध कराएं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी टैक्सेबल, उसको जो ये उत्पादन हो रहा है ना ये गैस इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर का जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो क्या होगा टैक्सेबल होगा। लेकिन इन एनी अदर केस यानी अन्य दशा में एक्चुअल जो एक्सपेंस होगा जितना एक्चुअल में एक्सपेंस होगा तो वो इंक्लूड द एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल, यानी नियोक्ता द्वारा किए गए जो वास्तविक खर्चा, यानी यदि हम उसका खुद नियोक्ता का यदि ये गैस और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नियोक्ता द्वारा अपने स्रोत से उपलब्ध कराएगा तो क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होगी वह क्या होगा टैक्सेबल होगा। लेकिन ये बता रखा है कि यदि वो अन्य केस है यदि नियोक्ता का यदि वो नहीं है अपने स्रोत से यदि वो उपलब्ध नहीं करवा रहा है तो उस केस में जो जितने उसके एक्चुअल में एक्सपेंस होगी जो वाटर और गैस और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी का तो एक्चुअल जो एक्सपेंस है वो क्या होगा टैक्सेबल होगा, ओके फ्रेंड्स। आगे दे रखा है कि मोटर कार फैसिलिटी, मोटर कार की फैसिलिटी क्या है, इफ मोटर कार ऑन द हायर ऑफ द एम्प्लॉय एंड द सेम यूज टू फॉर, यदि मोटर कार नियोक्ता की हो यदि एम्प्लॉयर की कोई भी मोटर कार हो उसकी यदि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है या उसके द्वारा किराए पर लेकर दी गई हो तो उसका उपयोग कैसे करेंगे कि वो मोटर कार यदि नियोक्ता की हो या फिर रेंट पे लेकर दी गई हो तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे
फर्स्ट है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। यदि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यदि हम मोटर कार का उपयोग करते, चाहे वो मोटर कार खुद की हो या फिर रेंट पे लेकर दी गई हो, तो उस केस में हमें क्या होगा, ऑफिस के लिए हम पर्पज़ के लिए यदि हम यूज़ करते हैं तो उस केस में हमें फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। सेकंड है, इसमें क्या केस बता रखा है, सेकंड बता रखा है पर्सनल पर्पज, यदि निजी उपयोग के लिए यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो एक्चुअल एक्सपेंस इंक्लूड बाय द एम्प्लॉयर एंड द वैल्यू ऑफ द मोटर कार विल बी टैक्सेबल। यानी नियोक्ता द्वारा जितने वास्तव में जो व्यय किए गए हैं ना खुद की पर्सनल, यदि एम्प्लॉय पर्सनल पर्पज के लिए यदि उसका उपयोग करता है तो जो एम्प्लॉयर द्वारा जो एक्चुअल में जो एक्सपेंस किया गया है वो और जो मोटर कार का वैल्यू है वो दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्पज के लिए, यदि वो पार्टली ऑफिस के लिए काम यूज लेता है उसको और पार्टली उसको पर्सनल यूज के लिए काम लेता है तो क्या होगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, इफ एक्सपेंस इंक्लूड बाय द एम्प्लॉय, यदि खर्चा नियोक्ता द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम टैक्सेबल मान लेंगे। ठीक है, मोटर कार के लिए यदि वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए करेगा तो फुली एग्जम्प्ट होगा, लेकिन यदि वो क्या करेगा, पर्सनल यूज के लिए करेगा तो वो क्या होगा, वो मोटर कार का जो नियोक्ता द्वारा जो वास्तविक मूल्य जो एक्सपेंस किया है ना, तो नियोक्ता द्वारा जो एक्चुअल जो एक्सपेंस है उसका पेमेंट किया वो और जो मोटर कार का मूल्य है ना, दोनों को जोड़कर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जो पार्टली ऑफिस के लिए यूज किया गया है और पार्टली पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज किया गया है तो उस केस में क्या होगा, जो नियोक्ता द्वारा जो एक्चुअल में जो एक्सपेंस किया जाता है वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, इसका कुछ और थोड़ा सा बच रहा है, हमारे एक टॉपिक इसका और बच रहा है, लीव ट्रेवलिंग कंसेशन, अवकाश यात्रा रियायत, यदि जर्नी परफॉर्मेंस बाय ए, यदि यात्रा वायुयान से किया जाए, इकोनॉमी क्लास फेयर द नेशनल कैरियर फॉर द शॉर्टेस्ट राउट विल बी एग्जम्प्ट, सबसे छोटे मार्ग के लिए राष्ट्रीय कैरियर यानी इकोनॉमिक जो नेशनल कैरियर का इकोनॉमिक जो क्लास है का किराया क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, सेकंड हम ये क्या है, सेकंड यदि जर्नी परफॉर्म द ट्रेन, यदि ट्रेन से यात्रा की जाए ट्रेन से तो उसमें फर्स्ट जो क्लास एसी का जो रेल का जो भाड़ा है, फर्स्ट क्लास एसी का जो किराया है वो क्या होगा, फुल्ली, सबसे छोटे मार्ग के लिए जो फर्स्ट क्लास जो एसी का जो रेंट है वो क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। ठीक है ना, थर्ड क्या है, इफ़ जर्नी परफॉर्म बाय द रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी जो मान्यता प्राप्त जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा यदि यात्रा किया जाए तो उसके लिए क्या होगा, सबसे जो डिलक्स जो क्लास की फर्स्ट क्लास जो फेयर फॉर द शॉर्टेस्ट राउट विल बी एग्जम्प्ट, यानी सबसे छोटे मार्ग शॉर्टेस्ट राउट यानी सबसे छोटे मार्ग के लिए जो डिलक्स किराया है फर्स्ट एसी का जो किराया है वो क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। ठीक है ना, जो लीव ट्रेवलिंग कंसेशन की दशा में। आगे क्या बता रखा है इसमें, इफ़ एनी अदर केस, यदि अन्य दशा में फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर एंड शॉर्टेस्ट राउट विल बी एग्जम्प्ट असेमिंग दैट सच प्लेस ऑफ द कनेक्टिंग बाय रेल, यह मानते हुए यात्रा का स्थान रेल से जुड़ा हुआ है, सबसे छोटे मार्ग के लिए रेल के फर्स्ट क्लास एसी का किराया क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। ठीक है ना, देखो कोई भी यदि हम क्या कर रहे हैं, एयर से कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो या फिर जो डिलक्स बस है उससे कर रहे हो, जो उसमें क्या होगा, जो सबसे छोटे मार्ग के लिए और जो एयर से करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक क्लास की किराया, और यदि ट्रेन से करेंगे तो फर्स्ट क्लास एसी का किराया, और यदि डिलक्स बस से करेंगे तो जो फर्स्ट क्लास एसी का किराया क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके, आज ये हमने जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसके लिए जो रिटायरमेंट जो बेनिफिट है उसको हमने इसमें कंप्लीट इस क्लास में कंप्लीट करा चुके हैं। तो आगे क्लास में हम क्या करेंगे, आगे क्लास में जो डिडक्शन हमने बताए थे ना, जो जीटीआई में से ग्रॉस टोटल इनकम में से यदि डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 यदि हम घटा देंगे तो हमारे लिए टैक्सेबल इनकम बच जाएगी। तो डिडक्शन अगली क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो चैनल है 9 क्लास कॉमर्स, इसको क्या करना है, इसको लाइक करना, शेयर है ना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में क्या करना है, इसमें इसको शेयर करना, और जो बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करना, ताकि मैं जब भी न्यू जो क्लास अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमारे जो चैनल है इतना इसको प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट्स नोट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर देने की प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।